रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, पैसे के एक एक पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत तेज़ धूप होती थी, 4th फ्लोर पे रूम हुआ करता था और नीचे पोछा लगा लगा के हम सब दिन का टाइम काटते थे कि कभी भी पढ़ाई करिए तो एक ग्रुप में करिए। मुझे लगता है कि इस समय का जो इन्वायरमेंट है, मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे लोगों से बचना है जो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। चैलेंज स्वीकार करिए। फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन 2014 में पीपीएस में हुआ। एक सेवक से जो लोगों की उम्मीदें रहती थी, मुझे एज ए सेवक की तरह लोगों की मदद करनी थी। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मेरी मदद अभी तुरंत हो जाएगी, यही सोच के लोग आपके पास आते हैं। पब्लिक और पुलिस का जो गैप है वो कैसे कम किया जाए। उस बाइक के पीछे लिखा था, आई एम वेटिंग फॉर यू 1090। मेरे भी अभी इस समय थोड़ा मैं इमोशनल हो रहा हूँ। 42 लड़कियों को हमने रिकवर कराया था और उनकी फैमिलीज को हैंडओवर कराया था। और नोएडा में आते ही एक मेरे लाइफ में एक गेम चेंज की तरह था। तो धीरे धीरे जो पुलिस का परसेप्शन है वो लोगों के अंदर बदला। पब्लिक को ये ना लगे कि ये पुलिस है, पब्लिक को ये लगे कि हमारे सेवक हैं, कि ये जो पुलिस है ये आप ही लोग हैं। केवल एक यूनिफॉर्म का चेंज है आपके अंदर। कि नोएडा पुलिस पिछले 9 महीनों से पूरे स्टेट में नंबर 1 आ रही है रिस्पॉन्स टाइम पे। नमस्कार, मैं रजनीश वर्मा 2014 बैच का पीपीएस ऑफिसर हूँ और मैं अंबेडकर नगर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे माता पिता दोनों लोग अध्यापक थे और ये मेरा सौभाग्य कहिए कि मैं उस स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई किया हूँ जिस स्कूल में मेरे पिताजी प्रिंसिपल हुआ करते थे। और एक इंसिडेंट आपको मैं बताऊँ कि उस समय मैं 11th क्लास में था और हम सब 18 लोग उस समय क्लास बंक करके मूवी देखने के लिए चले गए। उस समय मूवी हॉल्स नहीं होते थे, टॉकीज़ हुआ करती थी, तो हम सब लोग मूवी देखने के लिए चले गए। और आफ्टर लंच जब हमारे टीचर आते उन्होंने देखा कि क्लास में 18 बच्चे गायब हैं, तो वो तुरंत उन्होंने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया जो उस समय हमारे पिताजी हुआ करते थे। और फिर पिताजी ने ये किया कि सभी बैग्स 18 बैग्स उन्होंने जमा करा लिए और उन्होंने ये बोला कि जितने भी बच्चे हैं सभी अपने पेरेंट्स को लेके आएंगे, तब उनके बैग वापस किए जाएंगे। दूसरे दिन सभी लोग अपने पेरेंट्स को लेके आना शुरू किए। 17 बैग जो थे उनके वापस हो चुके थे शाम तक। सभी को डांट भी पड़ी, काफ़ी डांट पड़ी। और एक बैग उसमें से अभी उसको लेने वाला कोई नहीं था क्योंकि वो मेरा बैग था। और फिर एक अंदर से डर भी था कि अगर पिताजी को पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे, और मेरी तो वाट लगने वाली थी उस समय। और शाम के समय जब हम सब खाने के लिए बैठे तो पिताजी के बोलते हैं कि पेरेंट्स कितने लापरवाह होते हैं कि अपने बच्चे के लिए बैग लेने नहीं हैं। मुझे अंदर से हंसी भी आ रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कि अगर इनको पता लगा कि वो मेरा बैग था तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो वो 12वीं तक की जो पढ़ाई थी हम सब बहुत ही सर्विलांस में थे। मदर भी चूँकि हमारी टीचर थी तो वो भी हम सबको सर्विलांस में रखती थी काफ़ी। और मदर के समय का एक इंसिडेंट हम आपसे शेयर करें। संडे का टाइम था, वो छतों पे स्वेटर बुन रही थी और जब हम सब लोग संडे के दिन पढ़ाई करते थे तो उस समय हमें तेज़ आवाज़ में पढ़ाई करनी थी जिससे उनको ये लगे कि हम सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और चूँकि मन लगा रहता था कि बाहर आज टूर्नामेंट चल रहा है, आज वहाँ पे जाना है, तो पहले से हमारा प्लान होता था, बट पेरेंट्स को नहीं पता होता था कि हमें जाना क्या है। अब उसी बीच 1 घंटे तक हम तेज़ी से पढ़ाई किए। स्टार्टिंग में माहौल ऐसा बनाते हैं कि नहीं आज तो पूरा दिन हमें बैठ के पढ़ना है। और उसी बीच नीचे विशिल बजती है, ये पता चल गया कि दोस्त आ गए हैं और मैं विंडो के सहारे फिर नीचे उतर गया और फिर दोस्तों के साथ चला गया टूर्नामेंट खेलने। उसी बीच थोड़ी देर बाद जब मेरी आवाज़ आना रूम से बंद हुआ, मम्मी भागते हुए रूम में पहुंची कि कहीं सो तो नहीं गया। रूम में देखी तो मैं गायब रूम से। तो उन्होंने विंडो से नीचे देखा तो हम वहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ लगाए हुए थे, उस सीढ़ियों के सहारे हम नीचे उतर गए। तो फ्रेंड्स वगैरह सीढ़ी लेके आए तो उन्होंने सीढ़ियाँ लगाई और उसी सीढ़ी के सहारे हम नीचे उतर गए। फिर उनको ये शक हो गया कि ये कहीं ना कहीं बाहर मैच खेलने गया हुआ है। अब मैच खेलते समय तो बहुत मज़ा आई। उस दिन मैं मैन ऑफ द मैच भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन शाम को जब हम वापस आए तो मम्मी स्लीपर लेके बाहर गेट पे बैठी हुई थी और जैसे ही गेट के अंदर एंटर किया तो एक तेज़ी से पड़ा और मैं बाहर की तरफ भागा कि अरे क्या हुआ। फिर मैं समझ गया कि ये मम्मी है, इतनी तेज़
पिटाई वही कर सकती हैं। और उसके बाद भी कभी कभी हम सब लोग होता था पार्ले जी पे मैच खेलने चले, धूप में पार्ले जी पे मैच खेल रहे हैं। तो उस तरह का एक हम सब का रहता था कि मैच को लेके जुनून रहता था। मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी उस समय अपने स्थान पे सही कर रहे थे कि नहीं, पढ़ाई करनी है, कुछ अच्छा बनना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो उनका जो वो भी कर रहे थे, तो आज मुझे रियलाइज़ होता है कि वो सही कर रहे थे। और उसके बाद फिर इसी हंसी मजाक में, इसी टफनेस में हमारा जो स्कूलिंग टाइम था वो ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम हम सब लोग घर से बाहर निकले थे, और निकलने के बाद हम सब लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हुआ। उस समय एडमिशन होने के बाद कुछ एक ग्रुप होता है, कुछ एक पॉलिटिकल ग्रुप होता है, कुछ पढ़ने वालों का ग्रुप होता है। तो हमारा जो ग्रुप बना वो स्टडी वाला कम था, पॉलिटिकल ज़्यादा था। तो हम सब लोग कभी बैठ के राजनीति की बातें कर रहे हैं, क्लास बंक कर दिया। तो फिर धीरे धीरे करके एक अलग तरह का वहाँ पे माहौल बना। बट बीच में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर फादर मदर ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा है तो मुझे पढ़ना ही है। फिर धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। हम सब लोग पढ़ाई किए और लगभग 71% मार्क्स से हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। अभी तक तो लगा कि ठीक है, हमने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। बट जब इस फेज़ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब क्या करना है, एक हम उस पायदान पे खड़े थे कि हमें डिसीज़न खुद लेना है कि हमें पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाना है या फिर तैयारी के लिए जाना है। और फिर हमने डिसीज़न लिया कि नहीं, मैं जाऊंगा, तैयारी करूंगा। और फिर सभी का सपना होता है कि अच्छे इंस्टीट्यूट से हम कोचिंग करें, अच्छे लोकेशंस पे रह के तैयारी करें। और फिर हमने डिसाइड किया कि मुझे दिल्ली में तैयारी करनी है। वही जो यूनिवर्सिटी टाइम के जो हमारे बर्तन थे, गैस चूल्हा, सभी को हमने रखा, ट्रेन में हमने लादा और हम सब चल गए। और फाइनली हमने दिल्ली में लैंड किया। मुखर्जी नगर वो प्लेस है, बहुत ही फेमस जगह है वो बच्चों के लिए। दिल्ली में पहुंचने के बाद एक अलग तरह का चैलेंज कि पैसे कम हैं हमारे पास। उस पैसों में हमें अच्छे रूम चाहिए, अच्छी कोचिंगें चाहिए और एक अच्छा इन्वायरमेंट हम सबको चाहिए। सुबह हम सब ने लगभग 1 महीने तो हमारे ऐसे निकल गए कि बत्रा पे जाके चाय पी रहे हैं, चाय पी के दोस्तों से बात कर रहे हैं, यार कौन सी कोचिंग अच्छी है ये बताओ, ये कोचिंग अच्छी है, अगर मुझे ज्योग्राफी करना है तो उसके टीचर कौन से, ऑप्शंस आपके पास वहाँ पे काफ़ी हैं, सेलेक्ट आपको करना है। रूम के लिए, क्योंकि उस जगह पे जो जिस लोकेशन पे हम सब थे तो रूम बहुत ही कॉस्टली था। तो हमने फिर डिसाइड किया कि रूम थोड़ा सा दूर लेते हैं, क्योंकि पैसे बजट हम सबका उतना ज़्यादा नहीं था। तो हम सब ने वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे एक लोकेशन है गांधी विहार, उस लोकेशन पे हम सब ने रूम लिया। और रूम लेने के बाद फिर हम सब ने अपनी पढ़ाई शुरू किया। और एक एक छोटे छोटे इंसिडेंट, जैसे एक इंसिडेंट मैं आपको शेयर करूँ, मुझे याद आ रहा है कि बीच में मेरा बैंक अकाउंट में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए। पापा का उस दिन पापा हमारे पैसे भेजे थे, बट टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो पैसे नहीं आ पाए। और लगभग 4 बज रहा था, मेरा रूम पार्टनर वो गया हुआ था कोचिंग पे, और मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी कि ये वक्त कुछ भी मिल जाए मैं खा लूँ। बट मैं पर्स में पैसे चेक किया, 1 भी रुपये नहीं थे। फिर मैं भागते हुए ATM लेके गया, हो सकता है कि मेरा बैंक अकाउंट ठीक हो गया हो। मैं पहुँचा वहाँ ATM के पास, तो वहाँ से भी पैसे नहीं निकले। फिर मैं भागते हुए आया कि यार रूम के सभी स्टैंड जो जिस पे बुकें रखी थी, कहीं पे भी देखूं, कहीं 1-2 रुपये तो कहीं तो मिल जाए। पूरी किताबें पलट डाली, उसमें से मुझे 2 रुपये नीचे गिरा। तो अब इतना तेज़ी से उस पर झपट्टा मारा कि नहीं यार, अब तो मुझे ये लगा कि इस समय जन्नत मेरे लिए वही है। 2 रुपये लेके भागा नीचे, और फिर उसके बाद पार्ले जी लेके आया। बैठ के कम से कम आधे घंटे में हमने वो पार्ले जी ख़त्म किया। और फिर उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, पैसे के एक एक पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है। कभी कभी क्या होता था कि बीच में पैसे, अगर कहीं पे भी हमने कुछ एक्स्ट्रा काम किए तो मेरा बजट हम सबका गड़बड़ हो जाता था। आप ये समझिए, गर्मी का फिर टाइम आ गया। गर्मी का टाइम आने के बाद हम सबके पास पैसे नहीं थे कि हम सब कूलर खरीद लें। और 4th फ्लोर पे हमारा रूम हुआ करता था। और उस समय हमने क्या किया कि रूम पे हम सब क्या करते थे, नीचे पानी भिगो के पोछा लगाते थे, और पोछा लगाने के बाद फिर उस रूम पे लेटते थे नीचे फैन चला के, तो वो थोड़ा सा ठंडा लगता था। अब ये हमारा लास्ट का टाइम था, लगभग 22 मई के आसपास का टाइम था, क्योंकि पैसे हमारे फर्स्ट वीक में आते थे। तो 7-8 दिन हम सबको ऐसे ही काटने थे, क्योंकि दोबारा अगर मैं बोलता कि पैसे ख़त्म हो गए तो ये होता कि पैसे कहीं अननेसेसरी जगह पे ये ख़त्म कर रहा है। जो तैयारी का समय होता है वो
संघर्षों से भरा पड़ा होता है और यही संघर्ष जो होते हैं हमें चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद करते हैं। तो कहीं मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हम सबको मोटिवेट भी किया। और एक जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, मुझे आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करनी है, जब भी आप प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं आप ये समझिए कि जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप सामने वाले को मत देखिए। अगर आपका सामने वाला हो सकता है आपसे ज़्यादा जीनियस हो, आपसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बट किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता किसी कारणवश। बट आप ये सोच के आप परेशान मत होइए कि ये अगर इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। नहीं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ें देखनी है कि आपको बजट भी मेंटेन रखना है, क्योंकि हम सब एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो हम सबको एक लिमिटेड बजट में हम सबको अपना देखना होता है। उसी में कुक का पैसा है, रूम रेंट भी है, और बिजली का भी पैसा देना है, पानी का पैसा देना है, किताबें भी लानी है ढेर सारे। कभी भी पढ़ाई करिए तो एक ग्रुप में करिए। ग्रुप में पढ़ाई करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे सपोज कि किसी भी सब्जेक्ट पे आपको एसे लिखना है, तो उसमें सभी डिफरेंट थॉट्स आपको मिलेंगे। हमारे थॉट्स अलग होंगे, आपके थॉट्स अलग होंगे, आपके फ्रेंड के थॉट्स अलग हो सकते हैं। तो एक जो सभी का मिल के एक जो निचोड़ निकलेगा ना, वो आपको बहुत ही एक अच्छा निचोड़ आएगा, और जो आपकी स्किल राइटिंग स्किल्स होगी वो पूरी तरह से निकल के आएगी। और साथ ही साथ एक मुझे लगता है कि इस समय का जो इन्वायरमेंट है, मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मॉर्निंग के 10 बजे भी उठ रहे हैं तो आप मेडिटेशन करिए, आधे घंटे अपने बॉडी को दीजिए, रिलैक्स करिए कि रात में क्या पढ़ा है, दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी है। और साथ ही साथ हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सी चीज़ें हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। जब हम एक चकाचौंध की ज़िंदगी में जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करनी है, वो हमें आपको बताना नहीं है, बहुत सी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है, ऐसी चीज़ों से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है जो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो आपको एकदम फ्री होके आपको ये समझना है कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। आप सुबह बैठिए, शाम को आप सोते से पहले सोचिए कि कल का रूटीन बनाइए। आप मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन सी मैगजीन हमें पढ़नी है, और किस पे क्वेश्चंस लिखने हैं। साथ ही साथ अब मैं देखता हूँ कि जब हम सब भी उस समय तैयारी करते थे तो कहीं कहीं गाइडेंस नहीं मिल पाता था। तो कभी प्री की तैयारी अलग से कर रहे हैं, मेंस की तैयारी अलग से कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी अलग से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी एक साथ हमारी होनी चाहिए। अगर हम प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक हम प्री की तैयारी कर रहे हैं, प्री मेंस इंटरव्यू हमारा एक पूरी तरह से होना चाहिए। आप राइटिंग स्किल्स भी कर रहे हैं, आप 1 घंटे निकालिए। आप अगर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, बहुत से लोगों को फोबिया होता है, मुझे फोबिया है, मुझे स्टेज पे खड़े होने में, बोलने में डर लगता है, अभी भी डर लगता है। तो वैसे सभी लोगों के साथ होता है जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, क्योंकि हम सब कैमरा कभी फेस नहीं किए रहते, कभी इंटरव्यू नहीं फेस किए रहते, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ रही। हमने मॉक टेस्ट बहुत दिए और हमारे साथ के लोगों ने बहुत मॉक टेस्ट दिया। आप अगर कहीं बाहर नहीं देना चाहते, अपने दोस्तों को बुलाइए, 4 दोस्त बुलाइए, उनको सामने बैठाइए, पूछिए कि हमसे क्वेश्चन पूछिए, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी समस्याएं क्या है, और आप अगर ये ऑफिसर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन देखिएगा, हमेशा आपके थॉट्स अलग होंगे। आपको रियलाइज होगा कि नहीं, कुछ जो कमियां होती, कभी आप स्टेज के सामने खुद बोलिए, शीशा लगाइए। हम सब ने तो बहुत कोशिश किया है कि फर्स्ट टाइम जब मेरा IB का इंटरव्यू था, IB के इंटरव्यू में उस होटल में, मौर्य सेरेटन होटल में था, और उस ऐसी जगह पे मैं फर्स्ट टाइम गया, देखते ही वहाँ पे अरे कहाँ पे आ गया मैं, कहाँ पे आ गया, कहाँ पे मेरा इंटरव्यू हो रहा है। और आप ये सोचिए कि उस एक सेंट्रल टेबल पे जो एक लाइट जलती थी, उसके नीचे मुझे बैठ के इंटरव्यू देना था। वहाँ पे लाइट जल रही है, सामने हमारे एग्जामिनर बैठे हैं, मनोचिकित्सक भी रहते हैं, वो आपको देखते हैं कि आप किस तरह का प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। आप अगर कुछ झूठ भी बोलेंगे तो पकड़ लेंगे, तो आपको सही चीजें वहां पे बोलनी है, बट कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप गलती भी कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ करिए कि नहीं सर, मैंने ये सही बोला। बहुत सी चीजें फ्रिक्वेंटली गलत हो सकती हैं, हम भी बहुत चीजें बोल रहे हैं, अब कुछ चीजें गलत निकल सकती हैं, हमारा इंटेंशन नहीं है, बट आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि नहीं सर, मुझे तो ये पता है सर। बहुत से डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस आएंगे, आपको लगेगा इसका जवाब कैसे देना, तो उस डिप्लोमेटिकली ही आपको जवाब देना। हर क्वेश्चन के जवाब किसी के पास नहीं हो सकते, हमारे पास, आपके पास, किसी के पास हर क्वेश्चन का जवाब नहीं है, बट उसका जवाब आप ऐसे दीजिए उसको लगे कि नहीं, सॉरी बोलने का भी एक तरीका है।
आप सॉरी बोल सकते हैं कि नहीं सर ठीक है, मुझे सर ये क्वेश्चन, आई एम सॉरी सर, इस तरह का आप अपना बॉडी लैंग्वेज। बट कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होना चाहिए। जिस समय उसको लगा कि नहीं आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ, वहीं पे आपके फिर नंबर चेंज होते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि तैयारी करने वालों को बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कोई सीख के नहीं आता है। सब चीज़ें, ये जो संघर्ष है ना, सब चीज़ें हमें सिखाएगा। आपको कैसे रहना है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चलनी है, और कैसे किससे वे ऑफ टॉकिंग आपका कैसे होना चाहिए, बाहर वालों से कैसे मतलब आपको कैसे फेस करना, ये सब चीज़ें जैसे जैसे आपको संघर्ष के साथ आप जाते रहेंगे, आपको ये नया तजुर्बा आपको मिलता रहेगा। कहीं भी कोई भी व्यक्ति पहले से सीख के नहीं पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि चैलेंज स्वीकार करिए, कहीं भी कोई भी चुने, घबराना नहीं। हमारी भी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, तैयारी करते समय बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। आईबी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, इंटरव्यू तक रह गया, यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन फिर घबराना नहीं है। रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, 10-15 दिन ऐसे लगेगा कि कुछ भी नहीं है, यार क्या हो गया, लगेगा कि लाइफ में कुछ भी खत्म हो गया। बट वो 10-15 दिन हमें खड़े करने में बहुत मदद करता है। हमें उस बॉडी में अंदर जो स्ट्रेंथ है वो अंदर पैदा करता है कि नहीं मुझे कुछ करना है। पापा मम्मी की चीज़ें, पापा मम्मी के बारे में सोचना है, फैमिली के बारे में सोचना है आपको कि नहीं यार, फैमिली को बहुत उम्मीदें हैं हमें। अगर हम यहाँ से अगर इस अडिग रहे तभी कुछ कर पाएंगे, अगर इससे हिल गए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये चीज़ें आपको सोचनी है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि घबराना नहीं है। 10-15 दिन, मैंने बताया, मेरे साथ का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। 10-15 दिन हम दोनों दोस्त, हमारे साथ ऐसा रहा कि हम साथ में भी आईबी का इंटरव्यू दिए, साथ में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। तो दोनों की प्रॉब्लम सेम थी, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम दोनों की समस्याएं, दिन भर घूमते थे, सोचते थे यार कि कहाँ कमी रह गई। आपको लगेगा ऐसा, बट वो एक टफ फेज आएगा आपको, फिर उस पर आपको सोचना है नहीं, हमें फिर तैयार करना है अपने आप को। जब आप, चूंकि आपको फिर स्टार्ट से शुरुआत करनी होती है, चूंकि फिर आपको प्री मेंस इंटरव्यू फिर जाना है, तो सेम इनिशियल स्टेज आपका फिर शुरू होना है। तो आपको अपने आप को एकदम अडिग रहना नहीं, परिवार वालों के बारे में सोचिए, अच्छी अच्छी चीजें सोचिए कि क्या करना है मुझे, कैसे करना है मुझे, और फिर उसके बाद हमें एक फिर अपना डेली रूटीन बनाइए कि कहाँ मेरी कमियां कहाँ रह गई, मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई, किस चीज़ की समस्याएं थी। तो ये करके फिर हम सबने खड़े हुए। फिर काफ़ी असफलताओं के बाद फाइनली फिर 2013 में मेरा सिलेक्शन हुआ पीसीएस में, और फिर उसी समय एक और इंटरव्यू हमारा चल रहा था, पीसीएस का ही था। फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन 2014 में पीपीएस में हुआ, और मुझे लगा कि फिर अब मुझे जो अपने मन की एक सर्विस थी वो मुझे मिल गई है, यूनिफॉर्म सर्विसेज। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्विसेज लोग ये जानना चाहेंगे कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज ही क्यों। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन से ही लगभग आप ये समझिए कि क्लास 6 से ही मैं स्काउट गाइड में था, और स्काउट गाइड में एक यूनिफॉर्म होती है, एक डिसिप्लिन होता है, और उसमें गुरुजनों के सहयोग से, माता पिता के सहयोग से मुझे 2003 में गवर्नर अवार्ड भी मिला था। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती थी कि हमें यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ जाना। और साथ ही साथ उस समय एक चीज़, अब यूनिफॉर्म सर्विस के साथ आने के बाद हमें अपने आप को प्रूफ करना था कि नहीं, मैं फिट हूँ यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए। और साथ ही साथ जो लोगों की एक उम्मीदें थी, एक सेवक से जो लोगों की उम्मीदें रहती थी, मुझे एज ए सेवक की तरह लोगों की मदद करनी थी। लोगों की समस्याएं क्या थी उसे मुझे निदान करना था। और उसके बाद फिर मैं मुरादाबाद आया। मुरादाबाद में हमारी एक टफ ट्रेनिंग शुरू हुई, और मैं एक नए स्वरूप में बदल के आया। क्योंकि एक जो ट्रेनिंग टाइम होता है, ट्रेनिंग टाइम में मुझे सुबह 5 बजे जगना है, और हम पढ़ाई के समय सुबह 5 बजे सोते थे, पूरा दिन सोते थे, रात में 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक पढ़ते थे, और ट्रेनिंग टाइम में मुझे 5 बजे तक मुझे फॉल इन हो जाना था। और बहुत ही टफ ट्रेनिंग, जंगल ट्रेनिंग होती थी, और काफ़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी। साथ ही साथ उसमें आपकी स्किल्स क्या हैं, वे ऑफ टॉकिंग आपका क्या है, वे ऑफ बिहेवियर आपका कैसा रहे पब्लिक के साथ, वो सब चीज़ें सिखाने के बाद फिर फाइनली एक टफ ट्रेनिंग के बाद हम सब एक अच्छे शेपअप में हमें भेजा गया फिर बरेली। और बरेली आने के बाद फिर लगा कि अब रियल चैलेंज तो अब यहाँ आना है, यहाँ अपने आप को प्रूफ करना था कि आप इस यूनिफॉर्म सर्विसेज के साथ न्याय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और वहीं से शुरू हुआ एक समाज सेवा की भावना
कि पब्लिक के साथ मुझे एज ए ऑफिसर नहीं रहना, एक सेवक की तरह रहना है। और जो भी लोग आए, चाहे वो जिस कैटेगरी के लोग हैं, हमें सभी की मदद करनी है, जितना संभव मदद हो सकता है। किसी की फाइनेंशियल मदद हो सकती है, किसी की ऐसी मदद हो सकती है कि जो आप, चूंकि पुलिस को लोग इस तरह से करते हैं कि पुलिस अभी हमारी इमीडिएट मदद कर सकती है, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मेरी मदद अभी तुरंत हो जाएगी, यही सोच के लोग आपके पास आते हैं। तो यही सोच के हमें उनको निराश नहीं करना था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे पिताजी समाज सेवा के लिए हमेशा, जो एक समाज सेवा का बीज था, वो मेरे पिताजी ने मेरे अंदर वो बीज रोपित किया है। मैं बताना चाहूँगा कि फादर ने मेरे 22 साल की एज में, जिस समय आप ये समझिए कि वो एक ऐसा एरा हुआ करता था कि जब हमारे मेडिकल साइंसेस बहुत ही एडवांस नहीं थे। आप ये समझिए 1982 में मेरे फादर ने निःशुल्क किडनी डोनेट किया और उस समय उनकी शादी को 2 महीने हुए थे। तो अभी भी हम वो कहानियाँ सुनते हैं, मम्मी ये चीज़ें बताती हैं, पापा बताते हैं कि एक बार इस समय विश्वास नहीं होता कि एक न्यूली मैरिड कपल अपना किडनी डोनेट कर रहा निःशुल्क। लेकिन पापा ने हमारे वो डिसीज़न लिया और हमने फिर वो पापा लगभग हमारे 48 साल, मतलब किडनी डोनेट करने के 48 साल अब हो गए हैं लगभग। अब 70s में हमारे फादर आ गए हैं और वो एक ही किडनी से अभी अपना चल रहे हैं। और साथ ही साथ जब 2014 में वो रिटायर हो रहे थे, बोले कि अब मैं करूँगा क्या करूँगा। फिर एक छोटा सा स्कूल डाला गया, उसमें हमारे लगभग 1000 बच्चे पढ़ते हैं और 1000 बच्चों में लगभग 400, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं हम सब ऐसे एरिया में हमारा स्कूल है कि जो किसी कारणवश जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, हम सब ऐसे 400 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मोटिवेट करती। हम भी यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस उनकी लेते हैं। संडे का दिन हो गया, थोड़ा टाइम मिल गया तो हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, उनको सिविल सर्विसेज के बारे में प्रमोट करते हैं कि आप इस तरह की पढ़ाई करिए। मतलब एक मोटिवेशनल स्पीच हम सब उन बच्चों को देते हैं। और मुझे इस चीज़ की बहुत, मतलब इस स्टेज के माध्यम से ये मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि मेरे शादी में जिसने टेंट लगाया था, उसकी बेटी इस बार यूपी बोर्ड की टॉपर रही। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सम्मानित किया। तो मुझे लगता है कि मेरे और मेरी फैमिली के लिए इससे बड़ा पल नहीं हो सकता है। और अपनी सफलताओं को कैसे आप इंजॉय करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। और वहीं से मुझे लगा कि नहीं, मुझे लोगों के साथ जुड़ के रहना है, लोगों के साथ कनेक्ट होके रहना है। क्या समस्याएं हैं पब्लिक की, पुलिस से क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, पब्लिक हमारे बारे में क्या सोचती है, हम पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं। हमने रिसर्च किया कि क्या समस्या है, कहाँ पे गैप रह जा रहा है, पब्लिक और पुलिस का जो गैप है वो कैसे कम किया जाए। और धीरे धीरे जब हम बरेली में इसकी शुरुआत हुई और उस समय एक नया एंटी रोमियो स्क्वाड बना हुआ था और हमने 3 मंचलों को पकड़ा था। और मुझे लगता है कि वो लाइफ का सबसे सेटिस्फैक्ट्री पार्ट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जॉब का वो एक ऐसी एक्टिविटी थी जो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। वो बाइक जो हमने पकड़ी थी, 3 मंचले पकड़े गए थे, उस बाइक के पीछे लिखा था आई एम वेटिंग फॉर यू 1090। हमारी 1090 वीमेन हेल्पलाइन नंबर, उसको वो बंदा चैलेंज कर रहे थे। हमने ऐसे बंदों को पकड़ा और उनको जेल भेजा। तो एक सेटिस्फैक्शन था कि जॉब में, चूंकि वो मेरी पहली एक्टिविटी थी जॉब में, तो उस चीज़ से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला, बहुत ही अप्रिसिएशन मिला, मीडिया का काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। और वहीं से हमारी फिर जर्नी शुरू होती है। और वहाँ से जाने के बाद फिर मैं कानपुर रहा, कानपुर के बाद चंदौली रहा, और चंदौली के बाद फिर वहाँ से डीजीपी यूपी का स्टाफ ऑफिसर मुझे रहने का मौका मिला। और लगभग 2 साल से ज़्यादा मैं डीजीपी यूपी सर का स्टाफ ऑफिसर था। मिस्टर ओपी सिंह सर थे और हायरार्की गैप बहुत था, बट कभी सर ने मुझे फील नहीं होने दिया कि आप डीवाईएसपी हैं और मैं डीजीपी हूँ। और बहुत फ्रीली उन्होंने एक स्पेस प्रोवाइड किया और उसमें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे काम करने का मौका दिया। और छोटी छोटी चीज़ों, एक स्टेट लेवल पे क्या काम होता है वो हमने सीखा। आपका एटिकेट्स कैसा होता है, सीनियर्स के साथ क्या होता है, और एक स्टेट लेवल पे क्या पुलिस की वर्किंग होती है, मैंने वहाँ 2 साल में काफ़ी अच्छे तरीके से सीखा। और इसमें मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने बहुत ही सपोर्ट किया। और जिस दिन सर रिटायर हो रहे थे और उन्होंने ऊपर बुलाया और मेरे आंखों में आंसू थे, सर भी थोड़ा इमोशनल थे, बोले कि रजनीश आज मैं रिटायर हो रहा हूँ। और मेरे भी अभी इस समय थोड़ा मैं इमोशनल हो रहा हूँ कि सर ने मेरे से बोला कि रजनीश, मैंने तुम्हें बहुत ठोक पीट के शेप अप किया है और इसी शेप में आप रहिएगा, और आगे जैसे अभी आप कर रहे हैं ऐसे समाज के लिए आप ऐसे करते रहिएगा। और उस समय सर के साथ रहते हुए लगभग मैंने 42
लड़कियां जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मिसिंग थी, उनको हमने स्टेट लेवल पे हमने अपनी टीम बनाई थी। उस टीम के माध्यम से 42 लड़कियों को हमने रिकवर कराया था और उनकी फैमिलीज़ को हैंडओवर कराया था। उसमें सर का काफ़ी अप्रिसिएशन था और उसके कारण मुझे डीजी कमेंडेशन डिस्क सिल्वर और डीजी कमेंडेशन डिस्क गोल्ड भी मिला था। तो ये मेरे लिए इतनी छोटी सी नौकरी में ये अचीवमेंट मिलना मेरे लिए बहुत ही ऑनर का, सम्मान की बात है। और फिर ये मेरे लिए एक मोटिवेशन भी था कि नहीं, ये मोटिवेशन इसलिए कि अब शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है आपकी, अब आगे बढ़ना है आपको। फिर यहीं से हमारी जर्नी शुरू होती है। और कभी पोस्टिंग के लिए हमने कभी अप्रोच नहीं किया कि मुझे कहाँ चाहिए पोस्टिंग, और मैं सर के साथ थी, कभी नहीं बोला कि मुझे कहाँ जाना है। और उन्होंने मुझे नोएडा पोस्ट किया और नोएडा में आते ही एक मेरे लाइफ में एक गेम चेंज की तरह था। नोएडा की अगर मैं बात करूं, एक गेम चेंज की तरह था, एक डिफरेंट तरह का कल्चर, क्योंकि ये नोएडा हमारा एक आर्थिक औद्योगिक नगरी है पूरी स्टेट की। तो यहाँ का क्राइम कल्चर डिफरेंट था, पब्लिक काफ़ी इंटरेक्टिव थी, सोशल मीडिया हमारा था। इस तरह के इस इन्वायरमेंट में मुझे जॉब करनी थी और मैं ऐसे प्लेस से आया था कि 2 साल तक मेरा पब्लिक इंटरेक्शन नहीं था। और नोएडा में आया और फिर घर देखना शुरू किया। तो एक घर हमने ब्रोकर ने मुझे दिखाया और मुझे पसंद भी आया, और घर मैंने 20,000 में मेरा डील हुआ कि 20,000 सर आपको देने हैं और आपको घर ये मिल जाएगा। और शाम तक मैंने फिर वाइफ से भी शेयर किया कि ठीक है, घर आज मिल गया, आज हम सब लोग फाइनली शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस समय हम सब होटल में रहते थे। और फिर शाम को मेरे पास कॉल आया कि सर वो उसने मना कर दिया देने से, ऑनर ने मना कर दिया। मुझे धक्का लगा, क्यों? तो बोले कि सर वो पुलिस वालों को नहीं देते। तो मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं। और इसी बीच जो है अब एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि लगभग 1 महीने बाद, मतलब हम रेंट पे अपना रहना शुरू किया, और 1 महीने बाद मेरे पास हमारे डीसीपी का कॉल आया। और डीसीपी का कॉल आने के बाद बोले कि रजनीश आप ऐसा है कि आप पंजाब पुलिस आ रही है, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके एक रेड करनी है आपको। मैंने बोला ठीक है सर, मैं करूँगा रेड। और साथ में मैं प्राइवेट में गया, पंजाब पुलिस आए, वहाँ के एसपीज वगैरह 2-3 एसपीज आए हुए थे, जो कि बड़ी रेड थी। और मैंने उनसे जब भी टीम मिली और मैंने उनसे बात किया कि सर क्या प्रॉब्लम, कहाँ पे रेड करनी है, कैसे रेड करनी है। तो उन्होंने बताया कि एक 5 करोड़ की लूट हुई है पंजाब में। उसका जो अक्यूज्ड है, एक अक्यूज्ड वहाँ पे पकड़ा गया था और 3 अक्यूज्ड एक जगह पे अभी है कि यहाँ मकान में रहते हैं। और मैं फिर पंजाब पुलिस के साथ चल दिया और जिस घर पे पहुँचा और घर के नीचे मैं खड़ा हुआ तो मैं देख के शॉक्ड हो गया। वही घर, जिस घर को मैं रेंट पे देखा था, वही घर था। और मैं फिर ऊपर गया, घर पे देखा, थोड़ी देर बाद फिर ओनर बुलाए गए। पता चला कि वो तीनों एक्यूज्ड वहाँ से भाग चुके थे। और ओनर आते ही उन्होंने उसका वेरिफिकेशन नहीं कराया था। उनको लगा कि अभी पुलिस हमें पनिश करेगी, बट मैंने बोला कि नहीं ठीक है, आपका फॉल्ट है, आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया, आपको वेरिफिकेशन कराना चाहिए था। तो एक आप सबके लिए एक सीख भी है। सीख ये है कि कभी भी आप अपना किसी को मेड को रख रहे हैं या फिर टेनेंट को रख रहे हैं तो प्लीज़ वेरिफिकेशन कराइए, क्योंकि नोएडा में बहुत से लोग आते हैं, कहीं दूर दूर के लोग आ रहे हैं, और कौन किस बिहेवियर का है, कौन किस नेचर का है, किसका बैकग्राउंड क्या आपको नहीं पता है। तो इसीलिए प्लीज़ आप जब भी किसी को भी अपने घर पे रखिए, उनका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराइए। सफ़र मेरा नोएडा का फिर यहाँ से शुरू होता है। चैलेंज ये था कि कमिश्नरी बनी थी, लोगों की उम्मीदें पुलिस से बहुत ज़्यादा थी और इस उम्मीदों पे हम सबको खरा उतरना था। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ काम करने थे और उसके लिए एक कमिश्नर सर का गाइडेंस था कि कैसे कमिश्नरी को हमें स्थापित करना है, क्योंकि यूपी में फर्स्ट टाइम कमिश्नरी लागू हुई थी और हम दूसरे जिलों की कमिश्नरी के लिए एक रोल मॉडल बनने वाले थे। जैसे अभी उसके बाद 2 जगह की, लखनऊ और नोएडा की कमिश्नरी के बाद बनारस में और फिर कानपुर में भी कमिश्नरी हुई, तो हम एज ए रोल मॉडल की तरह थे वहाँ। तो हमें ये भी प्रूफ करना था कि एज ए रोल मॉडल हमारी कमिश्नरी क्या है। तो बट कमिश्नरी आई थी कि उसी समय कोरोना शुरू हो गया। कोरोना का टाइम हमारे एक पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ऐसा कभी एक्सपीरियंस आया नहीं था। ना पुलिस ने कभी ऐसा फेस किया था, ना डॉक्टर्स ने फेस किया था, ना कभी पब्लिक ने इस तरह का सिचुएशन देखा था। और वो सिचुएशन आने के बाद फिर मुझे लगा कि अब ये कैसे होगा, बट सीपी सर का बहुत ही ज़बरदस्त गाइडेंस, और आप ये समझिए कि कोविड टाइम में हमने हर असहाय लोगों के पास तक पहुँचे, सभी लोगों के पास दवाएं लेके पहुँचे, सभी लोगों के पास खाने लेके पहुँचे, जिसकी जो समस्याएं थी
उसके लिए हमेशा नोएडा पुलिस तत्पर खड़ी रही और किसी भी पब्लिक को हमने फील नहीं होने दिया कि नहीं पुलिस आपके साथ नहीं है। हमेशा 24/7 हम सभी के साथ खड़े रहे वहाँ पे। और साथ ही साथ एक चीज़ मुझे जो लगता है कि पुलिस की इमेज बनने में बहुत टाइम लगता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो इमेज बिल्डिंग का काम करती है, बट एक छोटा सा एक इंसिडेंट कभी हो गया तो वो हम सबको बहुत पीछे कर देती है। तो साथ ही साथ यहाँ पे एक चैलेंज था कि जो हमारी फोर्स है उनकी ट्रेनिंग हो, वे ऑफ टॉकिंग उनका कैसे हो, वे ऑफ बिहेवियर उनका कैसे होना चाहिए, उनको कैसे हम ट्रेनिंग करें कि पब्लिक के साथ उनका इंटरेक्शन अच्छे से हो, पब्लिक को ये ना लगे कि ये पुलिस है, पब्लिक को ये लगे कि हमारे सेवक हैं, हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग क्लासेस चली, डिफरेंट हमारी कांस्टेबलरी से लेके ऑफिसर्स तक की ट्रेनिंग दिया गया। लोगों को ये बताया गया कि आपको पब्लिक को, आप सेवक हैं, पब्लिक की सेवा करनी है। तो हमारी कांस्टेबल ने, हमारे सब इंस्पेक्टर ने, और मुझे इस चीज़ की खुशी है, ये बताने में मुझे गर्व हो रहा है कि इस कोविड टाइम में एक भी पुलिस मिसबिहेविंग की घटना नहीं हुई। ये हमारे लिए, ये हमारी कमिश्नरी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद और फिर उसके इस कोरोना के बाद फिर हमारा आता है कि क्राइम कंट्रोल, पुलिस की विजिबिलिटी कैसे रहे, और साथ ही साथ क्राइम कंट्रोल आपको करना। एक अलग पैटर्न पे फिर हम सब ने पुलिसिंग शुरू किया। हम सब ने सभी RWS को अपने साथ इकट्ठा किया, सभी को बताया कि आपको थाने पर नहीं आना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमने गुड मॉर्निंग नोएडा पुलिस, गुड इवनिंग नोएडा पुलिस, इस तरह का एक अभियान छेड़ा सभी जगह, सभी सोसाइटीज़ को हम सब ने कवर किया। एक एक सोसाइटी में हम सब ने, अगर मैं अपने सब डिवीज़न की बात करूं कि लगभग हमने 100 मीटिंगें किया सभी RWE के साथ, सभी अलग अलग टाइम पे हम सब ने सभी के साथ मीटिंग किया और एक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और सभी को ये बताया कि अगर आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पे करिए, तुरंत उसका टेक ऑफ, हम सब उस व्हाट्सएप पे देख के उसका निदान करेंगे, आपको थाने चौकी आने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था वो बना, लोगों को लगा नहीं यस पुलिस है मेरे साथ। मैंने उनको समझाया कि ये जो पुलिस है ये आप ही लोग हैं, केवल एक यूनिफॉर्म का चेंज है आपके अंदर, आप समझिए इस चीज़ को। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम सब लोग इसमें सफल हुए हैं और इसमें जो नोएडा के लोग हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने हमें समझा और उन्होंने मौका दिया है कि बहुत अच्छे तरीके से हम जो नोएडा को सुरक्षित रख पा रहे हैं। उसमें पुलिस के साथ साथ उनका भी बहुत रोल है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और अगर बात करें कि हमारी PRVs की, हमारा जो रिस्पांस टाइम है उस पर टाइम किया गया कि रिस्पांस टाइम हमारा अच्छा होना चाहिए। और आप सभी के सहयोग से आप देखेंगे कि नोएडा पुलिस पिछले 9 महीनों से पूरे स्टेट में नंबर 1 आ रही है रिस्पांस टाइम पे। तो ये कहीं ना कहीं ये आप सभी का सहयोग है और आपको ये हम बताने में सफल हो पा रहे हैं कि नहीं हम आपकी पुलिस है, हम आपकी सेवा के लिए हैं। चुनौतीपूर्ण तो है हमारे लिए, बट हम आपको फील करा पा रहे हैं। बहुत ये हमारे आँख कान नाक आप ही हैं। बहुत सी छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं कि जो मुझे ग्रुपों के माध्यम से मिलते हैं कि सर यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, सर यहाँ पे महिलाओं के साथ कोई घटना हो सकती है, सर यहाँ पे इस तरह के लोग खड़े हुए हैं। तो उस पर तत्काल हम सब लोग एक इमीडिएट एक्शन लेते हैं। आपको मैं बताऊँ हर एरिया का, अगर हम क्राइम अगेंस्ट वीमेन की बात करें तो हर एरिया का हमारा क्राइम मैपिंग है, हमारे हॉट स्पॉट डिसाइड हैं अलग अलग जगह के कि इस जगह पे महिलाओं के साथ कोई घटना हो सकती है, वहाँ पे हमारी अलग से वीमेन सेफ्टी की टीम लगती हैं और जो मार्केट एरिया हैं उन पे हमारी वीमेन सेफ्टी की टीम लगती है। तो इस तरह के साथ ही चूँकि नोएडा का जो आप देखेंगे टोपोग्राफी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। दिल्ली का बॉर्डर, हमारे कम से कम 11 बॉर्डर हमारे दिल्ली से लग रहे हैं, गाजियाबाद से बॉर्डर लग रहा है, खोड़ा हमारा अपने आप में एक न्यूसेंस वहाँ पे रहता है, और दिल्ली का कल्याणपुरी, तिल्लोकपुरी, दल्लूपुरा, ये सब एरिया जो हैं ये यहाँ के काफ़ी बाहर के लोग हैं। तो क्रिमिनल काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं। हम सब ने दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया, कभी पहले नहीं होता था। फिर हम सब ने कोऑर्डिनेशन मीटिंग शुरू करके वहाँ के साथ हम सब ने रेड किया, वहाँ के दिल्ली में जा के हम सब ने रेड किया, वहाँ के क्रिमिनल्स की लिस्ट मंगाई, उस पर हम सब ने अटैक किया। तो मुझे लगता है कि CP सर के गाइडेंस में हम सब लोग बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक उसमें हम सब लोग सफल हो पा रहे हैं। अभी फिलहाल में जैसे एंटी रोमी स्क्वाड हमारा आया है, एक नए रूपों में आया है। हम सभी स्कूल कॉलेजेस के साथ हम सब ने मीटिंग किया है और उस मीटिंग में हमने सभी की टाइमिंग लिया है कि आपको कितने बजे आना है, आपके कितने बजे स्कूल खुलेंगे, आपके कितने बजे स्कूल आपके क्लोज हो रहे हैं। उस टाइमिंग को हमने अलग अलग टीमें फिर वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं नहीं रहती। अगर छोटी समस्याओं का तत्काल अगर हम इमीडिएट निदान कर देंगे तो वो फिर सेटिस्फाई हो जाता है। देखिए जब कोई एक नया सिस्टम बनता है, जैसे कमिश्नरी एक नया सिस्टम था, तो उसमें लीडर की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है।
तो उस भूमिका को हमारे सीपी सर ने बहुत ही बखूबी उसका योगदान उसमें दिया है। और कमिश्नरी बनने के बाद सर ने सभी की टास्किंग किया है और उनका एक सर का ये सोचना था कि जो भी काम करें हम पब्लिक का हित उसमें ज़रूर रहे। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक सर का एक हमारा नन्हे परिंदे प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ, जिसमें टोटली सीपी सर का हमारा माइंड था उसमें। और एक वो प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जो रोड साइड हमारे बच्चे थे जिनको किसी कारणवश शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, ऐसे बच्चों को हमने चेतना एनजीओ और SCL के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ और सर ने मुझे एज ए नोडल ऑफिसर उसमें रखा। और वो प्रोजेक्ट आप ये समझिए एक बच्चे से वो प्रोजेक्ट हमारा शुरू हुआ और आज के समय में उसमें 1400 बच्चे उसमें शिक्षा ले रहे हैं और 400 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लासेस में अपनी एडमिशन ले चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कि अगर हम समाज सेवा या पब्लिक और पुलिस रिलेशन की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें हम सब लोग ऐसे फैमिलीज से साथ जोड़ रहे हैं जिनको एक बार कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम पुलिस के साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है और नोएडा में और साथ ही साथ दूसरे भी स्टेट में इसकी बहुत सराहना हो रही है और ये प्रोजेक्ट को हम सब बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। आज के समय में इसमें 1400 स्टूडेंट हमारे हैं और इसको डे बाई डे हम थोड़ा एडवांस कर रहे हैं। कुक्ड मील हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ संस्कार शिक्षा भी हम उनको दे रहे हैं और संस्कार शिक्षा के अलावा सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी हम सब शुरू कर रहे हैं। पुलिस के जो इमरजेंसीज नंबर हैं उनके बारे में हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। तो एक पैकेज होता है वो हम सब बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक साथ ही साथ हमारा एक नशा मुक्ति एक अभियान अभी शुरू हुआ है, जहां सभी स्कूल कॉलेजेस के आसपास ऐसे जो खोखे हैं वहाँ पे हमारी चेकिंग चल रही है। स्कूल के 200 मीटर की प्रीमाइसेस पे हमारे कहीं पे कुछ इस तरह का टोबैको या सिगरेट इस तरह की चीज़ें की बिक्री ना होने पाए, ये सब हम सब लोग इंश्योर कर रहे हैं। तो एक तरह से आप देखेंगे कि हर एक एरिया को हम सब कोशिश कर रहे हैं कि उसको कवर करें। और हमारे जो लीडर हैं श्री आलोक सिंह सर, उनका भी ये है कि हर एक एरिया को हम सब कवर करें, कोई ऐसा एरिया अछूता ना रह जाए जो एक समाज को प्रभावित कर सकता है। और साथ ही साथ कुछ इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ नोएडा का, जो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग और मतलब दिल से मैं इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाऊँगा। और यहाँ के जो जनता है उसका प्यार, सहयोग, जो इतना प्यार देते हैं हम सबको, और वो कभी मैं भूल नहीं पाऊँगा। एक 2-3 इंसिडेंट है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में आया जब, तो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी अक्षय काल्ला मर्डर केस। अक्षय काल्ला मर्डर केस होने के बाद वो ऐसा मुझे लगा कि क्या हो गया, बट उसमें सर का गाइडेंस और एक हम सब ने 57 दिन 57 डेज हम सब ने रात दिन 7 दिन हम सब कैमोफ्लाइज करके मेरठ में टीमें रुकी हुई थी। मैं खुद उसको लीड कर रहा था। वहाँ होटल्स में किसी को पता नहीं था कि नोएडा पुलिस यहाँ पे आई हुई है। हम सब ने 7 दिन एक प्राइवेट में एक कैमोफ्लाइज रूप में हम सब ने वहाँ पे रहे और उस केस को 57 दिन बाद उसको हमने क्रैक किया और उसमें हम सबको सीपी सर की तरफ से 1 लाख का और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख का उसमें रिवार्ड भी मिला था। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे ही इंसिडेंट हुआ था। हमारा एक स्लम एरिया है 62 में, वहाँ पे 2.5 साल की बच्ची, होली के पहले का दिन था और 2.5 साल की बच्ची मिसिंग हो गई। और जैसे ही सूचना मिली, हमारे बाहर के दोस्त आए हुए थे घर पे कि होली है तो थोड़ा हम सब सेलिब्रेट करेंगे। और सूचना मिली, मैं भागते हुए चला गया। और फिर 2.5 साल की बच्ची, ये था कि अगर बच्ची मिसिंग है तो 2.5 साल की बच्ची अपने आप तो कहीं नहीं जा सकती, कोई ना कोई इसको लेके गया होगा, कहीं उस बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना होने पाए। तो मुझे लगा कि केस, वो बच्ची बेचारी माँ अकेले थी और उसके हस्बैंड बिहार रहते थे और उनके लिए फिर हमने थाने से, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, फिर हमने खाने का अरेंजमेंट कराया उनके लिए। उनके साथ 5 दिन हम सब रहे, उसी झुग्गी झोपड़ी में हम सब लेटे रहे, हमारी पूरी टीम उनके साथ रही। उस फैमिली को ये फील कराना कि नहीं, ये हमारा केस है। सर ने हम सबको ये ट्रेनिंग दिया है कि कोई भी केस आप दूसरा समझ के मत करिए, आप ये समझिए कि ये हमारा केस है, ये हमारे घर का केस है, अपना घर का काम समझ के इसको करना है। वो हमने 5 दिन उस झोपड़ी में रहे। हमारे फ्रेंड आए हुए थे, हम घर नहीं गए, हम केवल शाम को जाते थे और दिन भर उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ जाना, कहीं आना, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ थी और बच्ची जा सकती है। और उसके बाद 5 दिन बाद अथक परिश्रम के बाद वो बच्चे हम सब ने रिकवर किया। अभी एक इंसिडेंट आप सबने देखा होगा कि एक
बाबा जी थे जो 15 साल से यहाँ नोएडा में रह रहे थे, एक पॉलीथीन के नीचे। और एक न्यूज़पेपर में उनकी खबर छपी, मुझे लगा कि बाबा की मदद करनी चाहिए। सन ने भी मोटिवेट किया कि नहीं, जाइए देखिए बाबा की क्या मदद हो सकती है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बाबा आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? उन्होंने बताया कि बेटा मैं 15 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ और मेरी फैमिली महोबा में है। मैं अपनी फैमिली से, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बाबा 60 साल के थे और उनकी माँ 85 साल की थी। मैंने वहाँ महोबा पुलिस में हम सब ने बात किया तो पता चला कि बाबा जो है पिछले 15 साल से हैं। उनकी माँ भी भावुक हो गई कि हाँ अच्छा मेरा बेटा जिंदा। माँ को तो ये भी नहीं पता था कि उनका बेटा जिंदा है। फिर तत्काल हम सब ने एक टीम बनाई और एक NGO के माध्यम से बाबा को उनके माँ से मिलाया। तो ये मेरे लिए एक आशीर्वाद है। बाबा का मुझे आशीर्वाद मिला, उस फैमिली का मुझे आशीर्वाद मिला, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक गेम चेंज की तरह, एक परसेप्शन चेंज की बात जो हम कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पब्लिक के लिए किया जाए। अभी जैसे आप देखेंगे कि सबेरा योजना हमारी चल रही है। सबेरा योजना हम सब आए और सभी जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं सभी की लिस्टिंग किया हमने देखा कि कौन कौन से बच्चे हैं, कौन कौन से वृद्धजन हैं जो अकेले रह रहे हैं किसी कारणवश। उनके बच्चे हो सकता है कि बाहर हों, किसी कारणवश बाहर रह रहे हों, वो माँ वृद्ध अकेले रह रहे हैं। हमने ऐसे सभी वृद्धजनों को जोड़ा है, सभी वृद्धजनों को पुलिस से जोड़ा है, 112 से हमने उनको जोड़ा है। जो उनकी समस्याएं हैं उनको समझा है मैंने, और कभी कोई ज़रूरत पड़ती तो मुझे भी कॉल करते हैं। इवन हम सब एक मीटिंग भी रखते हैं कि संडे के दिन 1 घंटे सभी वृद्धजनों को पार्क में इकट्ठा करके उनके साथ बैठते हैं। उनको ये ना फील हो कि हम अकेले हैं। ये नोएडा पुलिस आप सबके लिए 24/7 है। आप नोएडा पुलिस का साथ दीजिए। कोई भी अफवाहों में मत जाइए। कोई भी आपको शिकायत है, कोई भी सुझाव है, आप तत्काल मुझे बता सकते हैं, मेरी नोएडा पुलिस को बता सकते हैं। मैं हमेशा आपकी शिकायत और सुझाव लेने के लिए हम सब तत्पर हैं और उसको इमीडिएट उस पर रिस्पॉन्स भी होगा। तो इस तरह से आप हमारी मदद करिए, आप नोएडा पुलिस बन के हमारी मदद करिए और हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक अच्छी नोएडा, एक सुरक्षित नोएडा बनाने में आप सबके साथ साथ मतलब नोएडा पुलिस के साथ साथ मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आइए हम नोएडा पुलिस के साथ आप सब लोग जुड़िए, नोएडा को और बेहतर और सुरक्षित बनाने में हम सबकी मदद करिए। धन्यवाद। जय हिंद।